नमस्कार। सवाल तो बनता है में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान का पहला राउंड 10 फरवरी को होना है और 58 सीटों के लिए चुनाव प्रचार इस वक्त अपने चरम पर है। आज पीएम मोदी बिजनौर नहीं जा सके, मगर वर्चुअल रैली से उन्होंने अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ सियासी हमले बोले हैं। जवाब में अखिलेश और जयंत ने जो कहा है उससे बयानों की आंधी और तेज हो गई है। आज बिजनौर में योगी थे तो सहारनपुर में अखिलेश यादव थे। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव को घेरा तो अखिलेश ने मौजूदा हालात के आंकड़े गिना दिए। पहले दौर की वोटिंग से पहले यह जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंचती हुई दिख रही है। इसमें सभी दलों के बड़े बड़े नेता पश्चिमी यूपी में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, तो फिर वहीं राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी जारी है। अब पश्चिमी यूपी में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको भुनाने में सभी दल लगे हैं, लेकिन सवाल यही है कि पहले चरण में आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना परचम कौन लहराएगा, क्योंकि 10 तारीख को मतदान होना है और अब बेहद कम समय है। और ऐसे में लगातार जो जुबानी वार हैं वो खूब हो रहे हैं और सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का मूड क्या है, ये 10 तारीख को स्पष्ट तौर पर पता चलेगा। और उसके बाद काउंटिंग के दिन, यानी कि जब नतीजे की घोषणा होगी, तब समझ में आएगा कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जिन मुद्दों को इस बार हवा दी जा रही है या जिन बातों का जिक्र हो रहा है, जनता का उस पर कितना भरोसा है या जनता ने इस बार क्या मन बनाया है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के अपने अपने दावे हैं। अखिलेश और जयंत चूंकि दोनों एक साथ में हैं, दोनों का गठबंधन है और इसलिए उत्तर प्रदेश में कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये जो 58 सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अब यहां परिवर्तन का मन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि अभी भी 2012 से 17 के समय को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूली है और इसलिए इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर उनको वोट मिलेगा। लेकिन वार पलटवार चूंकि उसका जिक्र हुआ है, आप देख रहे हैं कि खूब एक दूसरे के ऊपर जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जुबानी हमले खूब बोले जा रहे हैं। आज चूंकि प्रधानमंत्री को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ही रैली को संबोधित करना था, लेकिन प्रधानमंत्री के वहां पे नहीं पहुंचने पर जयंत चौधरी एक ट्वीट भी करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि बिजनौर में धूप खिली हुई है, लेकिन लगता है कि मौसम किसी का खराब चल रहा है। और इस तरीके की बातों को अब आप ट्विटर के जरिए भी देख रहे हैं, जुबानी हमलों के जरिए भी देख रहे हैं। लेकिन अब ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है जनता के ऊपर, और क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है उससे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के ऊपर इनका क्या असर पड़ रहा है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में और खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के इन 58 सीटों पर जनता का मूड क्या है और जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है उसको किस प्रकार से देखा जाए। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शैलेंद्र दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। और अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिमन्यु त्यागी जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे आज मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब 10 तारीख को वोटिंग होनी है, समय अब ज्यादा है नहीं, लेकिन कैसे देख पा रहे हैं इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जिन मुद्दों को वहां पर उठाया जा रहा है या फिर जो बातें अभी वहां पर वार पलटवार या आरोप प्रत्यारोप के बीच में हमको दिख रही हैं, इस बार ये 58 सीटें आपको कैसे नजर आती हैं और जो मुद्दे हैं, क्या आपको लग रहा है कि कनेक्ट हो पा रहे हैं जनता के साथ? शैलेंद्र जी। देखिए चित्रांश जी, जो पहले चरण का जो चुनाव 10 फरवरी को होना है उसको लेकर जाहिर सी बात है अब एक दिन का ही समय बचा हुआ है और जिस तरह से परिदृश्य में बदलाव देखा जा रहा है तो उसको लेकर ये महसूस किया जा सकता है कि जनता ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट में जाके कुछ फैसला करने वाली है। आज बदले हुए समय में क्योंकि वोटर हर परिवार में युवा जो है पढ़ा लिखा है और वो कम से कम जो है 6 महीने पहले ही इस बात का अवलोकन कर लेता है कि किन मुद्दों पर जो हमें जाके सरकार को समर्थन देना है। मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम जो है सपोर्ट्स की। हाँ, कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जो न्यूट्रल वोटर्स होते हैं, जो चंक वोटर्स हैं, तो वो लास्ट मोमेंट का डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब किसके पक्ष में माहौल है तो उस तरफ जाके जो फैसला करना। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से किसान आंदोलन पिछले 1 से 1.5 वर्ष का जो लगातार जो समय रहा उसमें विपक्षी दलों के द्वारा उस चीज को भुनाने का प्रयास जरूर जो है किया गया है, लेकिन वो उसमें उस हद तक जो है सफल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि आज अगर मैं बिंदुवार आपके सामने चीजों को रखना चाहूं तो मुख्य जो विपक्षी दल हैं समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा
चुनाव के शुरुआत में ही जिन्ना का जिक्र करना, चुनाव के शुरुआत में ही। अब होता क्या है कि मैं कई टेलीविजन डिबेट्स में इस बात का जिक्र करता हूं कि विपक्ष के पास जो है गंभीरता का अभाव है, चाहे वो जनता के सामने वायदे करने को लेकर हो या आरोप लगाने को लेकर हो। आप किसी भी चीज का सामने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं तो उसके समर्थन में साक्ष्य की मजबूती होना अति आवश्यक है, अदरवाइज जनता आपको गंभीरता से नहीं लेने वाली। तो उन्हीं चीजों को अगर मैं देखूं तो जिस तरह से ये चीजें बढ़ रही हैं तो विपक्ष कहीं ना कहीं पोलराइज करने का प्रयास, तथाकथित जो अल्पसंख्यक हैं मुस्लिमों का अधिक समर्थन हासिल करना, चाहे वो सपा की तरफ से प्रयास हो या बसपा की तरफ से प्रयास हो या कांग्रेस की तरफ से प्रयास हो, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल खुले तौर पर उनको संबोधित करने जैसा कि नहीं हम आपके बहुत बड़े रहनुमा हैं, तो उस दिशा में उनके द्वारा लगातार वो प्रयास किया जा रहा है। ऑन दी अदर एंड जो मेजर जो वोट है वो हिंदू बहुसंख्यक का, उसमें भी जो है जाति के आधार पर तमाम चीजें ऐसी देखी जा सकती है कि हम जाटों के ज्यादा हिमायती हैं, कोई कहता है कि हम गुर्जरों के ज्यादा हिमायती हैं, कोई कहता है हम किसी और जाति के ज्यादा हिमायती हैं। तो इन चीजों का जिक्र जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वैसे वैसे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो कन्वेंशनल एक पैटर्न होता था उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, मैं चूंकि चुनाव उत्तर प्रदेश का है तो इसकी चर्चा करना चाहूंगा, तो उत्तर प्रदेश में अब अधिकांश जो भाग है वो इस आधार पर लोग अब चुनाव निर्धारित नहीं करने वाले कि हाँ ये कैंडिडेट हमारी जाति का खड़ा है तो इसलिए जो पूरा परिवार उसको समर्थन देगा, ऐसा नहीं है। आप अधिकांश परिवारों में मत विभाजन देख सकते हैं। जो पढ़ा लिखा युवा है वो आज परिवार के मुखिया को इस बात के लिए कह रहा है कि देखिए आपका का जो तरीका था पूर्व समय में कि ठीक है जो परिवार का मुखिया कहता था उसी तरफ सारे परिवार का रुख बदल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो पैटर्न बदल रहा है, ठीक है, ये आप अपना विश्लेषण कर रहे हैं, खैर बयान। लेकिन मनोज जी आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि आपको लग रहा है जो बात अभी शैलेंद्र जी ने कही है, जिन मुद्दों का जिक्र हम लोग इस समय वेस्टर्न यूपी के अंदर देख रहे हैं, क्या पैटर्न आपको वही नजर आ रहा है या आपको लग रहा है कि इस बार कुछ बदला है ग्राउंड के ऊपर? मनोज जी। आयुष जी, मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 2 चरण चुनाव 10 फरवरी और 14 फरवरी लगभग 139 में 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। बदली परिस्थिति का जिक्र मैं इसलिए आपसे करना चाहूंगा कि किसान आंदोलन के साथ गन्ना, जाट, कैराना, सहारनपुर ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा होगा विगत 2 पंचवर्षीय योजना में जिससे भाजपा सपा की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई, या बदली परिस्थिति में 2014 में जिस तरीके से देश का एक परिदृश्य बदला उसका कहीं न कहीं सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में पड़ा और 47 सीधे 325 आंकड़ा भाजपा पहुंची 2017 में, जो कि अनएक्सपेक्टेड परिणाम था भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत बड़ी जीत। पर स्थितियां बदली, आयुष जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और उत्तर प्रदेश का चुनाव चूंकि 7 चरणों में है, विगत 4 या 5 पंचवर्षीय योजना से कुछ इस तरीके से होता रहा, चाहे लोकसभा का चुनाव चाहे विधानसभा का, कि शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होती है और जब एक लहर चलना शुरू होती है चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, जी। उसका असर आने वाले अन्य चरणों पर भी दिखता है। लेकिन जिस तरीके से सहारनपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रचार कह लें, या विगत जयंत चौधरी और इस बार अखिलेश का जो गठबंधन है, किसान आंदोलन का उनको कहीं न कहीं परोक्ष रूप से समर्थन, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है बात, जी जी जी, जाटों को और गुजरों की, और जो जातिगत अभी कह रहे थे हमारी बात, तो देखिए उत्तर प्रदेश अंततः सीट के बंटवारे, आवंटन या जो भी पार्टियां सीट देती हैं वो बिना जाति समीकरण को लेकर नहीं देती। तो जाति समीकरण से चूंकि सबको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए सबको, लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार पुनरावृत्ति करने में 2017 को या 32 साल बाद में, पुनरावृत्ति की बात आयुष इसलिए जो करता हूं, उत्तर प्रदेश में हमेशा सरकारें बदलती रही, भारतीय जनता पार्टी उस मिथ को तोड़ने का और रिपीट करने का पूरा प्रयास कर रही है। बड़ा इनको चुनावी प्रबंधन से लेकर के इनके जिन भी चीजों का जिक्र करिए तो 365 दिन चुनाव लड़ते हैं, बड़ी पार्टी है देश की नहीं बल्कि विश्व की। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अखिलेश का गठबंधन भी नेक टू नेक फाइट इनको पश्चिमी बिल्कुल। लेकिन मनोज जी फिर इसी में जोड़ूंगा मैं एक सवाल और थोड़ा सा इसका और विश्लेषण करिए, क्योंकि आपने ये कहा कि जयंत और अखिलेश का जो गठबंधन है ये नेक टू नेक फाइट में बहुत सारी सीटों पर हमको दिखता है। एक बड़ा गठबंधन हमको दिखता है जब 2019 में, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा गठबंधन कम से कम उत्तर प्रदेश के लिहाज से अब तक हुआ होगा। मायावती भी साथ आ जाती है, जयंत चौधरी उस समय अजीत चौधरी थे, अजीत चौधरी जी साथ होते हैं, आप समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव होते हैं।
इतना बड़ा गठबंधन होने के बावजूद भी प्रदर्शन अगर बेहतर ना रहा हो, तो इस बार विधानसभा चुनाव में सिर्फ अखिलेश या जयंत के गठबंधन से जमीन पर परिस्थितियां किस तरह से बदल रही हैं, इसको थोड़ा समझाएं मनोज जी। नहीं आयुष जी, बिल्कुल, बहुत मुझे लगता है कि आप समीक्षा के साथ साथ सवाल भी आपका बहुत बढ़िया रहा। देखिए, दरअसल 91 के बाद मंडल कमंडल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा उसका असर रहा, कोई सोच नहीं सकता था कि कभी अखिलेश यादव या मायावती या मुलायम सिंह एक होंगे तो दूसरी पार्टी कहीं स्टैंड भी करेगी। लेकिन दो मिथक टूटे, एक तो राहुल का और अखिलेश का गठबंधन, दूसरा मायावती और अखिलेश का गठबंधन। इन दोनों के गठबंधन से कोई बहुत खासा असर नहीं पड़ा। कारण उसके पीछे, अब यही तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि 2014 के बाद जब प्रदेश की राजनीति बदली और उत्तर प्रदेश 2017 में, देखिए आयुष जी, जातीय समीकरणों का अगर आप कहें कि कोई भ्रम नहीं टूटा है, बल्कि आपने ये देखा हो कि जातीय समीकरण और अन्य क्षेत्रीय नेताओं में बढ़ गया है। हमने पहले उत्तर प्रदेश में नहीं देखा था ये। आप अगर थोड़ा सा भी देखें, चाहे राजभर की बात कर लें, निषाद की बात कर लें, अपना दल की बात कर लें, या पश्चिम उत्तर प्रदेश छोटे छोटे दलों की बात कर लें, अब जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में बात कर लें या समाजवादी पार्टी की बात कर लें, ये भी छोटे दलों के जातीय समीकरण के गठबंधन को बखूबी समझते हैं और इनको पता है कि हम इनके साथ रखेंगे तो हमारा लाभ होगा। और आपका जो मेन सवाल था साहब, जब प्रदेश में दो पहले गठबंधन और का भ्रम टूट चुका है तो हम इस पर ज्यादा रिलायबल क्यों करें? देखिए, जनता का मूड होता है और इस मूड को हमसे आप के समतुल्य ही भारतीय जनता पार्टी भी भांप चुकी है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो अपनी पूरी ताकत लगाना चाहती है, पूरी ताकत झोंकना चाहती है और सरकार की पुनरावृत्ति को उसका पूरा प्रयास है। लेकिन हम अखिलेश यादव या अखिलेश और जयंत गठबंधन को कम इसलिए नहीं आंकते कि जो गुर्जर, जो अन्य जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी, इन किसानों का आंदोलन पिछली बार उनके साथ में था, आज आप देखिए तो कहीं न कहीं वो इनके साथ उस स्तर पर नहीं जिस स्तर पर 2017 या 2019 में था। जी बिल्कुल। शरद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। शरद जी, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अब मात्र हम ये मान के चलते हैं, चूंकि चुनाव प्रचार भी थम जाएगा, 1 से 1.5 दिन का वक्त पूरा अब आप लोगों के पास है। इस समय जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी का आकलन कैसे करते हैं? क्या कुछ लग रहा है कि जमीन के अंदर परिस्थितियां बदली हैं 17 के मुकाबले? अभी मैं चित्रांश जी आपका विश्लेषण सुन रहा था, बहुत ही अच्छी तरीके से मिश्रा जी ने और दुबे जी ने इस बात को रखा है सामने। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो गठबंधन है ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है, क्योंकि ये जिन जातियों की बात कर रहे हैं उनमें से एक जाति सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। दूसरी चीज की जितने भी अभी तक गठबंधन उत्तर प्रदेश में बने हैं 2014 से अभी तक, वो सारे के सारे एंटी बीजेपी थे, प्रो कुछ नहीं थे। किसी चीज को लाने के लिए या कोई नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए, ना कोई नया लक्ष्य हासिल करने के लिए, इनका सिर्फ एक लक्ष्य था कि हम भाजपा को बाहर रखेंगे। जितनी भी पार्टियां आप देखिए, जितनी भी रैलियां हो रही, जितनी मीटिंग हो रही, सिर्फ भाजपा को बाहर रखने के लिए। तो एक चीज तो इससे बिल्कुल साबित हो जाती है कि सबका लक्ष्य जो है वो नेगेटिव है और भाजपा इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, 10 करोड़ लोगों की पार्टी है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। और हम लोग जो विकास की राजनीति, विश्वास की राजनीति और सबको लेके चलने की राजनीति कर रहे हैं, वो इन छोटी छोटी विचारधारा और छोटी पार्टियों से कहीं बड़ा है। हमारी जो राजनीति प्रदेश की, हमारी राजनीति देश की है। हम लोग किसी संकीर्ण विचारधारा या किसी एक जाति को लेके नहीं चल रहे हैं, ना हम किसी धर्म को लेके चल रहे हैं। हम हर धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जाति के लिए काम कर रहे हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो आंदोलन और किसान आंदोलन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये आंदोलन था, ये किसान आंदोलन नहीं था। ये निजी स्वार्थ की वजह से कुछ लोग आए थे। मैं खुद गया था यहाँ पे गाजियाबाद में आंदोलन देखने के लिए, तो 3.5 करोड़ की गाड़ी में गरीब किसान लड़ने आया था अपने हक के लिए। तो ये किसको समझाना चाह रहे हैं? क्यों? लेकिन त्रिवेदी जी, अगर इसमें मैं ये मान भी लूं, चलिए ठीक है, ये आपने अपना आकलन किया, लेकिन उसमें मैं गन्ना किसानों का जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से ये जो 58 सीटें हैं, यहाँ पे गन्ना बेल्ट तो है। गन्ने का पेमेंट, या आपने कहा कि आप 14 दिन में पेमेंट करेंगे, और अगर वो 14 दिन में पेमेंट आप नहीं कर पाए, चूंकि अभी भी बकाया है, मिलों के ऊपर बकाया है, आप पेमेंट कर नहीं पाए, ये नाराजगी तो वहां पर है। महंगाई क्या वहां मुद्दा नहीं बनेगा? ये जो तमाम मुद्दे उठा रहा है विपक्ष, कम से कम इसके ही भरोसे आपको नहीं लगता कि कुछ तो ऐसा है जो चैलेंजिंग है आपके लिए वेस्टर्न यूपी के अंदर? देखिए, हम लोगों ने, जब हम लोगों की सरकार आई थी तो करीब करीब 22,000 करोड़ जो बकाया सपा के समय से था और बसपा के समय से था, वो हमारे पास आया था। हमने वो बकाया निपटाया और 1.5 लाख करोड़, तकरीबन 1,55,000 करोड़ रुपया जो हम लोगों ने किसानों का बकाया दिया है,
और किसानों का जो हमारी बजट था वो 23,000 करोड़ था, जिसको हमने 1,23,000 करोड़ किया। और किसानों के लिए हम लोगों ने 36,000 करोड़ कर्जा माफ किया, 37,000 करोड़ किसान सम्मान निधि में दिया है। इससे बड़ा किसानों के हक में लड़ने वाली कोई पार्टी या कोई आंदोलन या कोई व्यवस्था ऐसी आज तक पूरे, मैं 70 साल की बात कर रहा हूं, कोई व्यवस्था ऐसी हो जो इससे ज्यादा जिसने करके दिखाया हो। तो ये किसान आंदोलन नहीं है, ये कुछ निहित स्वार्थ से कुछ लोग आए थे, किसानों को भड़का के बैठे थे। तो इसका कोई असर जमीनी, आप हकीकत जो है वो जमीन पे कोई इसका असर नहीं है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं सवाल लूंगा। जी 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 मैं एक और चीज कहना चाहूंगा चित्रांश जी कि ये जो हम लोग बात करते हैं कि नहीं जी, अगर जो चौधरी साहब चले गए तो सारे जाट वोट उधर चले गए, अखिलेश जी गए तो सारे यादव वोट उधर चले गए, हम कोई भेड़ बकरियों की बात नहीं कर रहे। हम लोग, चलिए मैं मनोज जी का सवाल उसमें बीच में एक और ऐड कर लेता हूं, फिर अभिमन्यु जी भी मेरे साथ, अभिमन्यु जी भी, उनका भी मुझे रिएक्शन। मनोज जी क्या सवाल है आपका? आयुष, मेरा बस एक सवाल था कि अगर ये आंदोलन किसान नहीं था तो बिल वापस क्यों लिए, नहीं लेना चाहिए था? नहीं, सवाल है। नहीं, हम लोगों ने, मिश्रा जी, जितने भी आंदोलन में लोग बैठे थे वो किसी क्षेत्र के किसी जाति के हों, हम लोगों ने 11 मीटिंग इनके साथ करी हैं। और हर मीटिंग में जो विपक्ष था वो यही चाहता था कि कोई भी, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने जब इस पर रोक लगा दी, ये मुद्दा खत्म हो गया, तो आप क्यों सड़क पे बैठे हैं? तो हम लोग इसके पहले, और जब हम लोगों ने राज्यसभा लोकसभा में बात करनी चाहिए तो राज्यसभा में वापस त्रिवेदी जी क्यों ले लिया? अगर किसान आंदोलन को आप नकार ही रहे हैं, आप मान ही रहे हैं कि वो किसान थे ही नहीं वहां पर, तो आपने वापस क्यों लिया? जी जी, जो वापस हमने लिया है वो, जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि अगर एक पक्ष भी, यही प्रजातंत्र है, अगर हम एक पक्ष को नहीं समझा पा रहे हैं जो इसकी सच्चाई है, तो हम उसके लिए, यही प्रजातंत्र है कि हमको उसे वापस लेना चाहिए था और हमने वापस लिया। हमने 1 साल कोशिश करी कि हम लोग सबको साथ लेके चले, अगर नहीं साथ लेके चल पाए तो वापस ले लिया गया। और ये हम लोग किसानों के साथ हैं, हर वर्ग, जितने भी यहाँ पैनलिस्ट हैं, और चित्रांश जी आप भी, हम सब लोग कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए हैं, कोई खेती से अलग नहीं, हम अपने ठीक है। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं, अब तो देखेंगे 10 तारीख को क्या है, और जो बात आप कह रहे हैं या जो विपक्ष कह रहा है, किसके बात में कितना दम है। अभिमन्यु त्यागी जी, वेस्टर्न यूपी के अंदर खासतौर से इन 58 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति का जरा आकलन करके बताएं, क्योंकि दावे तो सब करते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 32 साल में अभी बदला क्या है कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस पार्टी जाति और धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती है। हम रोजगार पर, महिला सुरक्षा पर, किसान पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा प्रदेश में जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगी जा रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसे दौर में नौजवानों के लिए और महिला के नाम पर अलग से मैनिफेस्टो जारी कर रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, जिसने हलचल मचा दी है। और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको जीवित रखने का काम कर, जिससे कि, क्योंकि एक मजबूत जो जनता है उसकी मजबूती भी बहुत जरूरी है। भावनात्मक मुद्दों के साथ साथ जो असली मुद्दे हैं वो भी जीवित रहने बहुत जरूरी है। अब मैं, त्रिवेदी जी ने अभी बताया गन्ना पेमेंट के बारे में बात बता रहे थे, इसके बारे में 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा। मैं खुद गन्ना किसान हूं, हापुड़ में सिंभावली शुगर मिल पड़ती है, वहां मेरा बॉन्ड है। हम लोगों का गन्ना बकाया पिछले 2 साल से नहीं मिला। इसके अलावा मैं फर्स्ट और सेकंड फेज में जो शुगर मिल पड़ रही है उसका एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, ऑथेंटिक आंकड़ा है कि थाना भवन पर 170 करोड़, शामली शुगर मिल 130 करोड़, ऊन शुगर मिल 115 करोड़, मोरना शुगर मिल 50 करोड़, बुढ़ाना शुगर मिल 185 करोड़, तितावी शुगर मिल 45 करोड़, ननौता शुगर मिल 50 करोड़, सरसावा 30 करोड़, किनौनी शुगर मिल 250 करोड़, मोहिद्दीनपुर ये सरकारी शुगर मिल है, मोहिद्दीनपुर शुगर मिल 55 करोड़, मोदीनगर शुगर मिल 120 करोड़, सिंभावली शुगर मिल 211 करोड़, बैजनाथपुर शुगर मिल 90 करोड़, मलकपुर शुगर मिल 175 करोड़, बागपत शुगर मिल 32 करोड़, रमाला शुगर मिल 56 करोड़, बुलंदशहर शुगर मिल 20 करोड़, अनूपशहर शुगर मिल 36 करोड़। ये जो वर्तमान सत्र है उसका 220 करोड़ रुपए का बकाया है और पिछले सत्र का 640 करोड़ का बकाया, लगभग 3000 करोड़ का बकाया तो मेरठ और सहारनपुर मंडल में गन्ना किसानों का। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता आकर गुमराह करते हैं कि हमने इतने लाख करोड़ का कर दिया, बकाया पेमेंट कर दिया, इतने 1000 करोड़ का कर दिया, ये बकाया जो है ये सब किसानों का, अपनी तरफ से एक फूटी कौड़ी नहीं दे रहे हैं।
एक बात और है जो मुख्य है, वो ये है कि इन लोगों ने वादा किया था कि 100 यूनिट तक 3 रुपए के हिसाब से बिजली का बिल दिया जाएगा। इन लोगों ने तो अभिमन्यु जी अपनी तरफ से कौन देता है? तो सरकार तो जो गन्ना किसानों का जो गन्ना है उसी का मूल्य तो देती है। अपनी तरफ से क्या कोई पार्टी फंड से देता है क्या पैसा? नहीं, ये इस चीज पे ऐसी बात कर रहे हैं जबकि 22,000 करोड़ का इस समय उत्तर प्रदेश। चलिए, लेकिन अभिमन्यु जी देखिए, मेरा सवाल ये है कि मैंने जो सवाल आपसे पूछा आपने सब बताया। ये तो आइडियलिस्टिक बात हो गई ना कि आप जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। मैं मान लेता हूं अगर आपकी बात की गन्ना किसान नाराज है या किसान नाराज है तो उनके पास एक ऑप्शन के तौर पर भाई जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी है ना। कांग्रेस पार्टी का 32 साल का परिवर्तन कैसे हो रहा है ग्राउंड के ऊपर? मेरा बेसिक सवाल ये है, या कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही है कि चलिए ठीक है उनसे नाराजगी है, ये बेहतर है भले ही कोई और जीत जाए? अभिमन्यु जी देखिए, ये तो कैमरा सोच रहा है आपका, जो देख रहा है, लेकिन मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि जहां कैमरा नहीं पहुंच पाता वहां भी जनता रहती है, जो अखबार नहीं पढ़ पाता वो भी वोटर है। जहां लोग पहुंच नहीं पा रहे, आप प्लान सिर्फ कैराना का प्लान मुद्दा नहीं है। जो कोरोना की पहली लहर में 1.5 करोड़ से ज्यादा मजदूरों ने प्लान करा, दूसरे प्रदेशों से नंगे पांव आए, वो उनके पैरों में छाले थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए में बेचा गया। ये मुद्दा है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके पैरों में छाले थे क्या उनको चप्पल कांग्रेस पार्टी ने दी थी? बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या उनको रोजगार उपलब्ध करवाया? कोरोना काल में क्या मदद करी आपने उनकी? नहीं करी आपने। समाजवादी पार्टी ऑप्शन है उनके पास अगर मौजूदा सरकार से नाराजगी है। अभिमन्यु जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है तो उनके पास एक ऑप्शन है ना वहां पर। मैं 32 साल में कांग्रेस के लिए क्या बदला ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये तो आप स्टूडियो में कह रहे हैं और स्टूडियो से सरकार नहीं बन सकती है। मैं आपसे ग्राउंड रियलिटी पूछ रहा हूं ना। मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई उनके लिए तो समाजवादी पार्टी या जयंत चौधरी का एक ऑप्शन है ना। कांग्रेस पार्टी को क्यों चुनेगा? मुझे ये बताइए ना भाई। जनता मेरा एक सवाल है कांग्रेस के मित्र से। जी जी, मेरा सवाल ये है कि जो अभिमन्यु जी ने जो आधार रखा है आपके सामने, वो ऐसे ही नहीं रखा है, स्टूडियो से नहीं रखा है। 89 के बाद से, मतलब मैं कहूंगा 84 के बाद से आप एक चुनाव बताइए जिसमें जो है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई हो। जरा बताइए कितना समय हो गया, काउंट करिए। देखिए, आपकी बात दुबे जी, आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। 2012 के चुनाव में, 17 से पिछले वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 12% था तकरीबन, और हमारे 27 सीटें आई। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट 15% था, इनकी 47 सीट आई, तो बहुत अंतर नहीं था। अब 17 में आके इनकी सरकार बन गई। हम लोग तब भी सारी सीटों पे नहीं लड़े थे और 2017 में भी सारी सीटों पे नहीं लड़े थे। आप समझिए, जब प्रियंका गांधी जी इंचार्ज बन के आई तब हमने 0 से स्टार्टिंग करी, एक हलचल पैदा करी है चारों ओर। जब एक तरफ ठीक है, लेकिन अभिमन्यु जी 32 साल से स्टूडियो में बैठ के बता तो रहे हैं ना हम लोग। हमारा कैमरा जो देख रहा है वो तो हम आपको बताएंगे और इसीलिए पूछ रहे हैं हम आपसे कि भाई 32 साल में क्या बदल गया है। मैंने तो ये भी मान लिया कि आप कह रहे हैं कि इनसे नाराजगी है। आपने कहा इनसे नाराजगी है, मैंने तो वो भी मान लिया कि चलिए आप कह रहे हैं मैं मानता हूं इनसे नाराजगी है। लेकिन कांग्रेस की जो ग्राउंड रियलिटी है वो कैसे बदली, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। हार जीत तो चलती रहती है, हम बात कर रहे हैं। हार जीत का आधार जन समर्थन होता है ना। चलिए, भूषण त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, भूषण त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी सरकार में। भूषण त्यागी जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। भूषण जी, अब समय तो कम है क्योंकि अब वेस्टर्न यूपी के अंदर 10 तारीख को वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी की स्थिति का आकलन कैसे करते हैं आप? हाँ, हेलो जी भूषण, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, आयुष, हेलो, आयुष जी बोल रहे हैं? जी जी, आयुष जी बोल रहा हूँ, अपनी बात रखें भूषण जी। हाँ, मुझे तो अभी जल्दी में प्रवीण जी ने मुझे फोन करा, प्रवीण शर्मा जी ने, मैं तैयार भी नहीं था। उन्होंने कहा तुरंत जुड़ो, मैंने कहा अच्छा भैया तैयार हूं मैं। तो अब आप दोबारा से पूछ। अरे ठीक है सर, आप देखिए मैं सरकार में मंत्री रहे हैं, पक्ष रखना है पार्टी का। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं 22 में समाजवादी पार्टी के लिए खासतौर से वेस्टर्न यूपी में क्या बदला है? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं, पहले राउंड में 58 सीटों का चुनाव है। आप पिछली बार 53 पे भाजपा जीती थी, 3 पे हम लोग जीते हुए थे एसपी, 1 पे राष्ट्र आरएलडी जीती हुई थी और 1 पे कांग्रेस जीती सहारनपुर। 5 लोग विपक्ष में थे और 53 भाजपा जीती। आप नोट करके रख लें आयुष जी कि 40 पे आज सपा जीत रही है, राष्ट्रीय लोकदल और सपा। और पहले शुरुआत के पहले राउंड से हम बैटिंग चालू कर रहे हैं और आप देख लेना दूसरे राउंड पे
दूसरे राउंड के लगभग आसपास हम शतक लगा देंगे, आप देख लेना। क्योंकि मुद्दे इतने जबरदस्त हैं, लोगों की परेशानी इतनी जबरदस्त है कि किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, कौन सा मुद्दा ऐसा है? आप ये देखिए कि लोग तड़फ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, सिलेंडर ले लेके 900 रुपए का आप दिखा रहे हैं लोग कि भाई क्या करा जाए। बताइए किस चीज में इस सरकार ने करा है? आप गांव-गांव में आप देखा नहीं है, अब 10 तारीख आन दो, धीरे धीरे इनकी स्थिति बहुत डाउन होती जा रही है भाजपा की। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये तो हम लोग तो मित्र लोग हैं आपस में, समझे आप? केवल लड़ाई भाजपा से है, सब लोगों की भाजपा से है। 40 सीट लेके भाजपा मतलब समाजवादी और लोकदल हमारे पश्चिम आ रहे हैं जीत के, आप भी देख लें। और उसके मुद्दे सामने ही है, क्या है? सब इतनी परेशानी से घिरे हुए हैं, किसानों की स्थिति, मजदूर की स्थिति, हर वर्ग, हर सरकारी कर्मचारी, हर आदमी पीड़ित है इनसे। और हमारी अब आगे की सरकार जो आप घोषणा करी है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने, वो इतनी अच्छी योजनाएं हम ला रहे हैं कि पिछले पुरानी पेंशन लागू करना कितने लोगों का कितना हित होगा, कितने कर्मचारियों का हित होगा, आप किसानों का कितना हित होगा कि जो ट्यूबवेलों का बिल नहीं दे पाते, उन लोगों को फ्री बिजली मिलने की बात है, पानी फ्री मिलेगा कैसे? ये कैसे सरकारी लोग जो है, सरकारी तंत्र के लोग, ये सवाल है जनता के जहन में भी है। और चूंकि आपने कहा किसानों का, तो मैं उससे जुड़ा एक सवाल ये पूछ लेता हूं कि अगर किसानों के बारे में, या खासतौर से गन्ना किसानों के बारे में अगर आप लोग इतना बेहतर सोच रहे हैं, तो 12 से 17 में आप लोग पेमेंट क्यों नहीं कर पाए? हाँ, एक बात नहीं सुन रहे। ये क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों कहा था कि हमने 1.5 लाख करोड़, 1,50,000, 45,000 करोड़ का पेमेंट अब तक कर दिया 5 साल में। भाई वो कर दिया, कोई कहां से कर दिया? कोई सरकार ने कर दिया, तो हमारे गन्ने का पेमेंट है ना। हर सरकार 5 साल का जोड़ते चले जाओगे, क्यों बकाया क्यों है आज तक भी? आज तक पूरे साल का पेमेंट क्यों नहीं हो पाता? पिछले साल का पेमेंट अब तक नहीं हुआ। हर किसान परेशान है, बच्चों की फीस नहीं जाती, घरों के खर्चे नहीं चल पा रहे। ठीक है, इन्होंने नहीं किया पेमेंट, आपकी बात ठीक है, वो तो सवाल है कि भाई इन्होंने कहा 14 दिन में करेंगे, नहीं हुआ। आप अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 15 दिन में कर देंगे, लेकिन आपने भी तो पेमेंट किया नहीं था ना। 12 से 17 तक आपने क्या पेमेंट कर दिया? नई व्यवस्था का आश्वासन की बार पहली बार ये नया एक लेके चल रहे हैं अखिलेश जी। मैकेनिज्म क्या है, ये तो मैं समझना चाह रहा हूँ। जो काम 12 से 17 में नहीं हुआ, जो काम 12 से 17 में आप नहीं कर पाए, अब 22 में आप कैसे करेंगे? भैया आधार है करेंगे ना। आप सुन तो लो, आयुष जी सुन लो, आपकी बार एक नई स्थिति ला रहे हैं कि 10,000 15,000 करोड़ का गवर्नमेंट का फंड होगा, जिससे कि वो पेमेंट समय पर 15 दिन में होता चला जाएगा। गन्ने की, चीनी गवर्नमेंट अपने तरीके से व्यवस्था इस तरीके से करेगी, जो पिछले चीजों की कमियां रही हैं उस अनुभव से लेके चलेंगे। ठीक है शैलेंद्र दुबे जी, चूंकि 5 साल के अंदर जो आकलन हुआ है, उसके आधार पर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये इतने मुद्दे हैं, इन्होंने जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए, इसलिए जनता परेशान होकर इनकी तरफ देख रही है। वो तो कह रहे हैं 58 में से तो 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनकी क्लियर कट जीत है। शैलेंद्र जी देखिए, बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे तो। मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं कि विपक्ष के पास ना गंभीरता का अभाव है लगातार। अब मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि गन्ना किसानों के भुगतान का एक इशू आपके सामने रखता हूं। ये ऑथेंटिक डेटाबेस है कि 12 से 17 के कार्यकाल में लगभग 90,000 करोड़ की पेमेंट होती है, और 17 से 22 के बीच में 1,40,000 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट होती है। परफेक्शन हो जाए, 100% डिलीवरी हो जाए, ये कदापि संभव नहीं है, इसमें समय लगता है। तो और दूसरा जो आप कह रहे थे, बिजली की बात कर रहे थे कि ट्यूबवेलों के बिल में आप रियायत दे देंगे। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मैनपुरी जनपद है मेरा। तो आपकी सरकार में मैनपुरी, इटावा और लखनऊ चूंकि राजधानी होती थी, इन 3 जिलों के अलावा आप जनपद का मुझे नाम बताइए किसमें जो है 17 से 18 घंटे आप बिजली सप्लाई देते थे। ये सर्वमिलित है। बिजली कितनी आती थी? 3 से 4 घंटे आती थी। तो जब आप बिजली उत्पादन सुनिश्चित नहीं कर पाए तो आप फ्री देंगे कहां से? मैं तो तमाम जितने भी देश के अंदर मैं फ्रीबीज की सख्त जो है मुखालफत करता हूं, सख्त खिलाफत करता हूं। आप एक बात बताइए, आप क्या अपने घर से देने जा रहे हैं क्या? जो फ्री का नाम आप लेते हैं, हाँ ये माना जा सकता है कि आप उनकी दरें सस्ती कर दीजिए। और ये सर्वमिलित है कि जब कोई चीज मुफ्त में बांटी जाती है तो उसका दुरुपयोग होता है। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके घर में मान लीजिए पानी आए, मुफ्त का पानी आए, तो आप क्या करते हैं? अरे भाई आ रहा है ना, चलो जाने दो, बर्बाद होने दो। तो भैया आप देश के संसाधनों को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? जो आपके ऊपर जनता इस तरह से भरोसा नहीं करने वाली।
और जो आपने जो बात किया था कि आपका आरएलडी के साथ में जो गठबंधन है, जो मूल रूप से आप जो तथाकथित जाति का संबोधन करने जा रहे हैं, जाटों के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो अभी पहले और दूसरे चरण में जिस तरह की आपकी कैंडिडेट की लिस्ट आई है उसमें जाटों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? चौधरी चरण सिंह, जिनको आप आदर्श मानते हैं, हम सब आदर्श मानते हैं, उनके गृह क्षेत्र में बागपत से आपने क्या जाट को टिकट दी है? नहीं दिया आपने। जो तो कहीं ना कहीं आपसे दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आपके समय में था, वो था लॉ एंड ऑर्डर का, जो आज भी यूपी की आवाम उसको दिमाग में बनाए रखी है कि भाई इनके समय में जो है, जब कोई अपराध अगर होता था तो पहले तो अगर घटना हो जाती थी तो उसको एफआईआर करने में जो है बहुत तकलीफ आती थी, पूरा महाभारत होता था, उसकी सुनवाई नहीं होती थी। क्या उस चीज को जो आप किस तरह सुनिश्चित करेंगे, आप बताइए जरा। और एक और खास बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आप कहते हैं कि नहीं जो है जाट और इनका जो गठबंधन है, मतलब आरएलडी का और सपा का, वो बड़ा नेचुरल लाइंस है। 89 में जब आपके अजीत सिंह जी का मुख्यमंत्री पद का जब दावेदारी हो रही थी, रोड़ा किसने अटकाया था? क्या जाट जो समुदाय उस बात को भूल जाएगा? बीपी सिंह ये चाहते थे, जिन्होंने मतलब जो अजीत सिंह को बोला कि जाइए आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए, आपके मुलायम सिंह यादव जी पार्टी तोड़ के किसके साथ चले गए? जो चंद्रशेखर जी के साथ में। जो तो क्या उस बात को चलिए शैलेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि आपकी बात पर दोनों तरफ से सवाल, देखिए कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी भी, लेकिन उससे पहले मैं मनोज जी का एक रिएक्शन और लेता हूं। सर, मैं आप लोगों के पास आऊंगा वापस। मनोज जी, थोड़ा सा मैं इसको इसलिए भी जोड़ रहा हूं विधानसभा चुनावों के साथ वेस्ट बंगाल के, चूंकि आपने तो वहां पे ग्राउंड पर जाकर के चीजों को देखा था। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी वो जीरो से ऊपर जा रहे थे, इसलिए वो जो टेम्पो उस समय बन रहा था ना, उसका आकलन ऐसा लग रहा था कि बड़े नेक टू नेक या कट टू कट फाइट में है। समाजवादी पार्टी 44 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर है। क्या इस वजह से उनका जो बढ़ता हुआ ग्राफ है वो ये लग रहा है, दर्शा रहा है कि हम नेक टू नेक फाइट में आ रहे हैं? ग्राउंड के ऊपर वाकई में बहुत कुछ बदला है? थोड़ा सा विश्लेषण करें मनोज जी इसका। आयुष जी, थोड़ा समय भी लूंगा, चूंकि आपने बात इस तरह की है। आप अपने ही चैनल का जरा पिछला 3 साल का रिकॉर्ड उठाइएगा। मैं गारंटी के साथ कहना चाह रहा हूं, बंगाल की बहस और मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, अन्य राज्यों की बहस में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो कहीं न कहीं परिणाम स्वरूप दिखा और इसमें कोई अंतर नहीं रहा है। लेकिन अब चूंकि राजनीति में दुबे जी बहुत सारी चीजें संभावनाएं होती हैं। अगर यूपीए और कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है, भाजपा के गठबंधन से मोदी सरकार बना सकती हैं, तो सत्ता के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ असंभव नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, देखिए आयुष, मैं फिर कहना चाहूं, इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी खूब बखूबी तरीके से जान रही है कि 2017 में जो इस प्रचंड बहुमत के साथ वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आई थी, वैसी स्थितियां दोबारा लाने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश 10 फरवरी और 14 फरवरी जिन जिलों की सीटें हैं या जिन विधानसभा को चुनाव हो रहा है, और उसमें जाति गठबंधन कह लीजिए, राजनीतिक गठबंधन कह लीजिए, धर्म गठबंधन कह लीजिए, बहुत सारी चीजें गुड़ गुड़ के भरी हुई है। शामली, मैं फिर जिक्र कर रहा हूं, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, गाजियाबाद, मेरठ मंडल, बरेली मंडल, तो उसमें आयुष जी किसने किसको सीटें दी हैं, किसको किसने सीटें नहीं दी हैं। 47 से 325 जाना अगर असंभव लगता था, तो 44 से कोई कहां जा सकता है? ये तो 10 मार्च की बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हमने गठबंधन जयंत का नहीं देखा है, तो हम इस 2 चुनाव से पहले राजभर को जानते थे क्या? या राजभर या निषाद की बीआईपी या अपना दल की कोई ऐसी पार्टी होती थी जो भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ ये चर्चा करते कि 20, 25, 30, 40 सीटें हमको मिलने वाली है? देखिए, राजनीति में सत्ता तक पहुंचना और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। और आयुष जी, चुनाव पहले के गठबंधन, चुनाव बाद के गठबंधन हम आप देखेंगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि 32 साल बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात का प्रयास कर रही कि वो सरकार रिपीट करे उत्तर प्रदेश में। लेकिन विपक्ष में अखिलेश यादव का गठबंधन, मुझे ये भी सीधे सीधे, अरे बात कांग्रेस के जो प्रवक्ता भी कह रहे थे, कांग्रेस फिर से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने की और उसके विपक्ष जिताने की बी टीम बन चुकी है। उनका अपना कोई बहुत खास रोल इस चुनाव में फिर नहीं दिख रहा। मायावती देखिए, जो 2007 से 2012 जिनकी सरकार थी, वो आज कहीं नजर नहीं आती। लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए, उनका सपा बसपा गठबंधन सबको पता है किसको लाभ हुआ और किसको नुकसान हुआ। 0 से मायावती 10 पहुंच गई, अखिलेश जी का क्या असर हुआ है।
तो उत्तर प्रदेश में जातिगत धर्म और बाकी चीजों के बिना चुनाव नहीं होता है, ये और हम इनकार भी नहीं कर सकते। रही बात गन्ना के जो भुगतान की बात हो रही है आयुष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना के बिना नहीं विचार किया जा सकता। हम इस बात से सहमत हैं कि विगत पूर्व कई पंचवर्षीय योजनाओं से ज्यादा भुगतान भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन 100% भुगतान करना संभव किसी पार्टी के बस की बात नहीं है, क्योंकि नियमित प्रक्रिया है। जैसे आप एक का भुगतान खत्म करते हैं, दूसरा फसल तैयार हो जाती है और ये चलता रहता है। बिजली की बात रही और फ्री के फंडे की बात है। देखिए, जब केंद्र में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा के बाद गायब हो गई और शीला दीक्षित लंबे समय तक सरकार चलाई, और फ्री के फंडे से अगर 3-3 बार कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो फ्री का फंडा तो हर जगह लागू हो जाएगा। अब आप देखिए ना केजरीवाल ने क्या किया। मुझे लगता है अखिलेश जी ने बहुत सारी चीजें केजरीवाल से अडॉप्ट किया है, और 2017 के चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश के बजट गड़बड़ा हो गया था। 36,000 करोड़ रुपए किसानों का जो लोन माफ किया गया था, आयुष हम लोग उसका भी जिक्र करें, हम उसको भूल नहीं सकते। जी। तो मौजूदा जो उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में, हर चरण में कहीं न कहीं अलग अलग चीजें खड़ी होंगी। लखीमपुर, टेनी और बाकी चीजों को लोग नहीं भूलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन चुनौती है सरकार को रिपीट करना, और अखिलेश और जयंत के गठबंधन को हम इनकार नहीं कर सकते। पूर्वांचल में भी गठबंधन हुए हैं। क्या वो अपना दल की बात कर ले, क्या राजभर की बात करें, क्या निषाद की बात करें, क्या किसी और की बात करें। जी बिल्कुल मनोज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं शरद जी से इस पर एक और रिएक्शन लूंगा। शरद जी, मुझे ये बताइए, चूंकि ग्राउंड पे मैं भी विगत दिनों काफी दिन रहा हूं, एक चीज जो मैंने बड़ी स्पष्ट ऑब्जर्व करी है वो ये है कि कुछ स्थानीय विधायकों से बहुत जबरदस्त नाराजगी है। योगी आदित्यनाथ को भले ही वो कुछ ना कह रहे हों, लेकिन स्थानीय विधायकों से नाराजगी है, और इसलिए ये जो टिकट आप लोगों ने कुछ लोगों के रिपीट किए हैं, क्या ये आप लोगों के लिए मुसीबत का सबब नहीं बनेंगे? देखिए जी, हम लोग टिकट जब देते हैं तो बहुत सोच समझ के दिया जाता है, और पन्ना प्रमुख और जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सबसे बात की जाती है, जिसके बाद ये तय किया जाता है कि किसको टिकट दिया जाएगा। और जहां तक जीतने का सवाल है, वो तो मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ 10 मार्च के बाद आप शपथ ग्रहण समारोह में आए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो फ्री की कहानियां चल रही है, 10 तारीख को तो हम सब यहीं बैठेंगे, फिर से यहीं बैठेंगे, ठीक बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी ये फ्री की स्कीमें हैं, इनके पीछे क्या आपकी हैसियत है, क्या सरकार की हैसियत है देने की, सबसे पहले उसका आकलन हम करें। हम लोगों ने जो कहा, हमारे बहुत पुराना नारा है कि जो कहते हैं सो करते हैं। दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमने शौचालय दिए हैं, 1,60,00,000 हमने बिजली के कनेक्शन दिए, गैस के कनेक्शन दिए। तो ये हमने क्योंकि उसका फैसला किया और उतना पैसे का हमने हिसाब किताब रखा कि हम कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी, आपको याद होगा कि स्कीम लेके आई थी फ्री लैपटॉप की, और फ्री लैपटॉप इन्होंने कहा था सब बच्चों को दिया जाएगा, जिसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जो 17 साल की उम्र तक उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3.5 करोड़, और एक औसत लैपटॉप की कीमत 25,000 रुपए होती है। अगर इसका गुणा किया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की हैसियत नहीं थी कि वो इतने लैपटॉप दे सकती। इसीलिए ये कुछ सपा के कार्यकर्ता, कुछ जो 10वीं या 12वीं में टॉप किए, तो उन बच्चों को देने के बाद 2.5 साल में ये स्कीम खत्म कर दी गई। तो ये जो कहानियां दिल्ली में केजरीवाल साहब ने पहले तो 3,000 करोड़ पानी बिजली की सब्सिडी दे दी, 900 करोड़ पानी की सब्सिडी दे दी, बाकी इन्होंने 84 के दंगों को में जो लोग शहीद हुए थे उनको इन्होंने पैसे बांट दिए। उसके बाद इनके पास पैसे नहीं है। पिछले 11 साल में दिल्ली सरकार ने एक बस नहीं खरीदी है। तो ये जो सिर्फ खाली हमको अगर कहानियां सुनानी है, और 38 गोवा में ये 39 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, जिसमें 38 में जमानत जब्त हुई थी, 13 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। तो ये जो कहानियां बता रहे हैं हम सब कुछ माफ कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे, आप ये बता दीजिए ना कि ये पैसे कहां से लाएंगे आप। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में 4 घंटे बिजली आती थी, अब 24 घंटे बिजली आ रही है। पहले सड़कें नहीं थी, सड़कें करके दिखा दिया है। तो अगर ये कह रहे हैं कि हम फ्री करेंगे, और ये जो कहानियां लोगों को किंवदंतियां सुनाई जा रही हैं, इसके पीछे पैसे कहां से आप ला रहे हैं? चलिए त्रिवेदी जी, आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूं। अभिमन्यु जी पहले। अभिमन्यु जी, देखिए, पहले तो एक निवेदन है कि मैं पिछली बार बोला था, दुबे साहब बीच में बोल पड़े थे, तो एक डेकोरम मेंटेन रखा जाना चाहिए। एंकर है तो एंकर ही सवाल करे, ऐसे डिस्टर्बेंस होती है। और मैंने से एक प्रश्न किया था और कुछ नहीं किया। मेरा निवेदन है आपसे, देखिए मैं यहाँ नहीं नहीं है मेरे पास त्यागी जी अपनी बात आपसे यहाँ बहस करूं मैं। देखिए, बात सुनिए,
जैसा अभी त्रिवेदी जी ने कहा है, मैं इनको याद दिला दूं, 2017 के भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये लिखित में वादा किया गया था कि स्नातक बच्चों को जो स्नातक में एडमिशन लेंगे उनको एक फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था। इन्होंने कहां दिया लैपटॉप? इनका दूसरा वादा था कि फ्री इंटरनेट देंगे। इन्होंने कहां दिया फ्री इंटरनेट? इनका वादा था कि सभी, देखिए मुफ्त की बात बताता हूं, इनका वादा था कि किसानों का ऋण माफ करेंगे, सीमांत तो लघु किसानों का पूर्ण तौर पर ऋण माफ करेंगे। लेकिन जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने उस पर शर्त लगा दी कि 1 लाख तक का ऋण माफ करेंगे, उसमें भी किसी का 5,000 किसी का 10,000 माफ कर पाए। इन्होंने वादा किया था कि हर गांव में गोदाम बनाएंगे, हर गांव में कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, लेकिन वो वादा कहां गया? गायब हो गया। इन्होंने वादा किया था कि आवारा पशुओं से बचाएंगे, लेकिन जो 2017 में आवारा पशु ढूंढने से नहीं मिलते थे बछिए बछड़ा, इस सरकार में 8 से 10,000 के करीब हर ब्लॉक में आवारा पशु मिलते हैं। इसी तरह इन्होंने वादा किया कि हम रोजगार 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज ये खुद लिस्ट लेकर आते हैं, बताते हैं 5 लाख लोगों को रोजगार किया। इसी तरह ये कहते थे कि हर चीज सस्ता कर देंगे। इनकी सरकार में 40 रुपए का पेट्रोल 100 में बेचा गया, 400 का सिलेंडर 1000 में बेचा गया, 100 रुपए का सरसों का तेल 200 में बेचा गया है, 1 रुपए की माचिस 3 रुपए में बेची गई है। रोजगार घट गए और महंगाई बढ़ गई। क्या नीति लेकर आए हैं? अगर ये सचमुच में चुनाव लड़ रहे हैं तो जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाए हुए नवरत्न कंपनियां थी, सेल लेल घेल भेल और हवाई अड्डे थे, उनको बेचने के नाम पर चुनाव लड़े ना, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर को ये बेच रहे हैं। वो विकास अगर ये मान रहे हैं तो उसके नाम पर चुनाव लड़े। ये क्यों 80 बनाम 20 पे चुनाव लड़ रहे हैं? ये क्यों अली बाहुबली बजरंगबली के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? तमंचा के नाम, तमंचावादी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, कैराना के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे विकास के नाम पे चुनाव लड़े ना। अच्छा है ना आज इसमें कोई मुद्दा नहीं बचा है। अभिमन्यु जी, ये तो बढ़िया है। प्रदेश में देखिए आप किसानों विकास के नाम पर लड़िए, आप अपनी योजनाओं के नाम पर लड़िए, आप मुद्दों पर लड़िए। अहंकार निकल चुका है और यहीं से ये हारते हुए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में एक और, ठीक है, चलिए एक और अलग वो है फलसफा। मैं फिर कहूंगा 9 तारीख तक तो यहाँ सबकी सरकार बनेगी। 9 तारीख तक यहाँ जितने प्रवक्ता हैं सब अपनी अपनी सरकार बनाएंगे। भूषण त्यागी जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी मेरे एक साथी बोल रहे थे कि सपा सरकार में 5 घंटे बिजली आती थी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एक दिन में 635 बिजली घर का उद्घाटन हुआ था 2016 में। और मैंने इतना बड़ा बिजली घर अपने गांव में, अपने गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में, हापुड़ जनपद में 132 केवीए का एक बड़ा बिजली घर बनवाया, 2 33 केवी के बनवाए उन 635 में से। और हमारे गांव में उसी टाइम से, जब ये समझ लीजिए कि 20 घंटे लगातार बिजली आ रही है पूरे इलाके में हमारे टाइम से। और सपा सरकार में जितने बिजली उत्पादन केंद्र बने हैं, आज तक भाजपा की सरकार में एक भी उत्तर प्रदेश में कोई बिजली उत्पादन केंद्र बता दो। ये सारे बिजली घर जो है उस सरकार के टाइम के थे, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट हाईवे, जिला मार्ग, गांव के मार्ग सारे सपा गवर्नमेंट के टाइम के बने हुए। इन्होंने खड्डा बंद करेंगे, सड़कों के खड्डे भरेंगे, आज तक खड्डे तक नहीं भरे गए। हालांकि मैं एक बात जरूर कहूंगा कि केंद्र सरकार में नितिन गडकरी जी ने वाकई में नेशनल हाईवे बनाए हैं। नेशनल हाईवे वो उनकी देन है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने सारी सड़कों का नाश कर दिया है। गांव की सड़कों को आप देख लीजिए, इलेक्शन में वोटिंग के टाइम पे देखना, गाड़ी कूदती है, एक फीट सड़कों पे खड्डे हुए पड़े हैं। इन पे आज तक सड़क ठीक नहीं हुई। सपा की बनाई हुई सड़क थी वो सारी। बिजली घर सपा के बनाए हुए थे। ये कैसे कह रहे हैं कि बिजली नहीं थी? नंबर 1। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कि इतने लाख का हमने पेमेंट कर दिया, उस वक्त में गन्ने के रेट बहुत कम थे आज के मुकाबले में, जब तो टोटल रकम बहुत कम बैठती थी। 50,000 अगर वो गन्ने का पेमेंट था, तो आज वो 1.5 लाख हो रहा। गन्ने का रेट भी तो बढ़ा जब थे, ये तो देखो ना। और आज तक इन पर पेमेंट नहीं हुआ। तीसरी बात कि भाजपा ने जितना झूठ बोला है उतना सच नहीं बोला कभी भी। हमेशा हर काम में गोलीबाजी करी है, हर काम में बहकाने का काम करा। 15 लाख देंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, इतने रोजगार देंगे, इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों को 200% हम वो मुनाफा कर देंगे। किसान जमीन में चला गया, किसान बर्बाद हो चुका है। किसानों के बच्चों की फीस नहीं जा रही है, किसानों के सिलेंडर नहीं भरे जा रहे 900 रुपए में।
ये जो कह रहे हैं इन्होंने इसे इतने पीछे पहुंचा दिया देश को, प्रदेश को, जनता इन्हें भगा के लेकिन भूषण त्यागी जी, मेरा ये जो तो मत फ्री है। वाली बात आई थी जिसमें सच्चाई आपने कहा कही कि आप 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, कुछ और चीजें फ्री देने की जो बात आपने कही वो कैसे करेंगे आप? ये सवाल उठा था इसी चर्चा में, मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें। ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी भूषण जी, आपसे सवाल। मेरी बात सुनो, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का इतना बजट होता है, अगर हम उस बजट को सही तरीके से यूज करें तो कुछ हो सकता है। इन्होंने मिसयूज करा है, एक प्रोग्राम में 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हर नेता, हर इनका मंत्री वो बर्बादी कर रहा है। अगर हम उस पैसे से ना, हम उसका सदुपयोग करते हुए किसानों के लिए, गरीबों के लिए, अगर हम 300 यूनिट फ्री कैसे नहीं कर सकते? ये तो तरीका है ना। ये तो मनमोहन सिंह ने केंद्र में रहते हुए कितना बढ़िया करके उन्होंने उसे अर्थव्यवस्था को चलाया था। इनके पास की अर्थव्यवस्था चलाना ही नहीं है। वो तो हम संसाधनों को देखते हुए उसके हिसाब से 300 यूनिट कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है ये फ्री देना। उनका चलिए भूषण जी, अब आप जो बात कह रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं कि देखते हैं भाई जनता उससे अपने आप को किस तरह से जोड़ पाती है और कितना कनेक्ट कर पाती है। मेरे पास और समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, जिस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो 10 तारीख को पहला जो चरण है उसके लिए मतदान होना है, लेकिन उस मतदान से पहले पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रही हैं और देखना यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने इन वादों के ऊपर कितना भरोसा किया है। आज सवाल तो बनता है। मैं मेरे साथ फिलहाल इतना ही।